बताइए आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, बिल्कुल सही। आर्टिकल 11 में क्या है? आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 बताइए जल्दी से। नागरिकता संबंधी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। बताइए आर्टिकल 14 में क्या है? कानून की वजह से सब समान। कानून की नज़र में सब लोग समान, मतलब कह सकते हैं विधि के समक्ष समानता, और यहीं से विधि के समान संरक्षण भी। बताइए आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 में है दो सिद्धि। आर्टिकल 20 में क्या है? दो सिद्धि के संबंध में। चलिए हम पूछते हैं आपसे आर्टिकल, और आपको बताना है किस आर्टिकल में वो है, मतलब बताएंगे और आपको बताना है। बताइए विदेश में रहने वालों की नागरिकता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 8 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। बताइए किस आर्टिकल में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 का 4 लाइन से बताइए। 4 लाइन से मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे। पहले में बोलना, दूसरे में सभा, तीसरे में संगठन, 4 में चारों, और 5 में क्या है? निवास करना। 6 में क्या था? संपत्ति। 7 में व्यापार। तो 6 वाला फिलहाल हटा दिया गया है। बताइए कल आर्टिकल 21 पढ़ाए थे, शिक्षा का 21 का शिक्षा का मूल अधिकार। तो शिक्षा का मूल अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। अच्छा बताइए निजता या गोपनीयता का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है निजता या गोपनीयता का अधिकार। बताइए किस आर्टिकल में कहा गया कि एक अपराध के लिए मात्र एक बार सजा दी जाएगी? आर्टिकल 20। बताइए अल्पीकरण। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 पढ़ते ही जाओ थोड़ा, मैं तो कुछ नहीं आएगा। देखो भाग 1 में है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मूल्य मौलिक अधिकार। नागरिकता किस देश से ली गई है? नागरिकता को लिया गया ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। और मूल या मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11। भाग 3 12 से 35। केवल यही नहीं याद करना, एक एक आर्टिकल भी याद करना है। ऊपर ऊपर याद कर लो बस, ऐसे ऐसे नहीं, पूरा का पूरा आर्टिकल याद करना है। 1 से लेकर के 21 तक पढ़ा दिए, 21 का तक ना, तो आपको पूरा 21 का तक याद रहना चाहिए। और याद होने का मतलब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसे रोज़ पढ़िए। रोज़ पढ़ते रहेंगे, पढ़ते 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 आपको याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है बस। ये सोचो ही मत कि मुझे याद करना है, बस उसको पढ़ो। जब भी आपके पास टाइम मिले, दिन में रात में जब भी मिले, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए रोज़ डेली। ऐसे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा मुझे तो सब याद हो गया। ऐसे ही बाकी अगर प्रेशर मान के पढ़ेंगे, नहीं इसको मुझे याद करना है, खूब रट्टा उट्टा मारेंगे, एक समय ऐसा आएगा भूल जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं तो याद, ये चीज़ें आपको क्यों याद हो गई? क्योंकि मैं रोज़ डेली पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ ना कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक, भाग 3 कहाँ से कहाँ तक, सारी चीज़ें बताता हूँ ना, तभी याद है। नहीं तो मैं यही बताना बंद कर दूँ, केवल स्टार्ट कर दूँ, चलो आज यहाँ छोड़े थे यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आप भूल जाएंगे। इसलिए रोज़ डेली पढ़िए, समझ गए ना। तो कल आपको आर्टिकल 21 का तक पढ़ा दिया गया था, पूरा एक बार 21 का वाला वहाँ से रिवीजन कर देते हैं। देखिए 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 20 में 2 सिद्धि संबंध के बारे में बताया गया, 2 सिद्धि, और इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है। एक अपराध के लिए एक सजा, अपराध के समय के अनुसार सजा, और
खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। उसके बाद आर्टिकल 21 बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई थी, जैसे निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, स्वस्थ एक अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, या एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार, और व्यभिचार करने का अधिकार, कहीं भी आवागमन करने का अधिकार, एकांतवास करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 21 के बाद आपको आर्टिकल 21 का पढ़ा है, इसमें है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूल अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया। पहले ये नीति निर्देशक तत्व में था, आर्टिकल 45 में था, इसको पावरफुल बना के कहाँ रख दिया गया, मूल अधिकार में। इतना जान लो कि 12 से 35 के बीच में जो भी आर्टिकल आ गया समझ लो पावरफुल है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। तो पहले ये आर्टिकल 21 का जो था ये कहाँ पर था पता है, 45 में था, लेकिन 12 यहाँ 21 में आने के बाद पावरफुल हो गया। तो चलिए आज आर्टिकल 22 पढ़ाते हैं आपको। आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 में क्या कहा गया, आर्टिकल 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में क्या बोला गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद या आर्टिकल क्या जो बोली, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब इस आर्टिकल में आपको बताया जाएगा कि अगर आपको गिरफ्तार कर रही है पुलिस तो किस तरीके से आपको संरक्षण दिया जाता है। ये नहीं कि पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, आपको अपना दामाद बैठा लिए, छोड़ ही नहीं रही, गिरफ्तारी से संरक्षण भी होता है। इसी आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है कि देखिए इसमें कहा गया है गिरफ्तारी 2 तरीके से हो सकती है। गिरफ्तारी कितने तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। अब कैसी कैसी गिरफ्तारी होगी, अब जैसा आप अपराध करेंगे उसी के हिसाब से गिरफ्तारी हो सकती है। एक तो गिरफ्तारी तब होगी जब आपने कोई अपराध कर दिया, अपराध कर दिया आपने, पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार करेगी। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपराध किए बस पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगी। आपने अपराध किया और अपराध करने के बाद आपके खिलाफ लिखाया गया FIR, वारंट जारी हुआ, पुलिस वाले जाएंगे आपको गिरफ्तार करके लाएंगे, ऐसी गिरफ्तारी। मतलब पहले आप अपराध किए उसके बाद आपको गिरफ्तार किया गया, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इसमें ये है कि आप अपराध करने की सोच रहे थे कि आज अपराध करेंगे और तभी पुलिस आपको दबोच ले, यह दूसरे तरीके की गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी भी 2 तरीके की होती है, एक अपराध से पहले की गिरफ्तारी और एक होता है अपराध के बाद। ये अपराध के बाद, जब आप कोई अपराध करते हैं, मान लीजिए किसी को मार दिए, तो ये अपराध के बाद वाली गिरफ्तारी होगी। लेकिन आप किसी को मारना चाहते हैं, मारे नहीं हैं, और पुलिस तभी आपको गिरफ्तार कर लेगी, तुम उसको मारना कैसे चाहते थे, क्यों मारना चाहते थे। यह अपराध के पहले वाली गिरफ्तारी, अपराध के पहले। समझ गए ना, गिरफ्तारी कितने तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से। एक तो आप अपराध कर दिए हैं उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, और दूसरा तरीका है कि अपराध आप किए ना हो, अपराध करने की सोच रहे हो कि आज अपराध करेंगे, और उससे ही पहले पुलिस आके आपको पकड़ ले कि तुम अपराध करने की सोच रहे थे ना, चलो लेकर चलते हैं तुमको। अब मन में ख्याल ये आएगा, सर आप कैसे जान पाए कि भाई अपराध हम करने वाले थे, हम अपराध करने वाले थोड़ी थे, आपको कैसे पता चला कि हम अपराध करने वाले थे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से बताया जाएगा कि अपराध करने से पहले कैसे पता चलेगा कि आपको गिरफ्तार करना है या नहीं। देखो अपराध 2 तरीके का होता है, एक संगीन अपराध होता है, एक संगीन अपराध नहीं होता है, मतलब नॉर्मल अपराध। जैसे किसी को मार दिए लाठी से, ठीक, 2-4 लाठी मार दिए, पुलिस के यहाँ लोग पहुँचे, बताया कि हमको मारा गया, पुलिस वाले आएंगे, आपको बताएंगे, मामला सुलझाया जाएगा। एक गिरफ्तारी ऐसी हो सकती है कि किसी को ऑन द स्पॉट आप शूट कर दिए, तुरंत मर गया। तो एक होता है संगीन जुर्म। संगीन जुर्म में आपके खिलाफ FIR नहीं लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा, FIR। लेकिन अगर नॉर्मल जुर्म किए रहते हैं तो पहले FIR दर्ज किया जाएगा। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहले FIR दर्ज किया जाता है, फिर वारंट जारी होता है। क्या जारी होता है, वारंट मतलब होता है कि जैसे मूवी में देखे होंगे, कहता है ना कि दिखाओ वारंट, पहले कि कहाँ गिरफ्तार करने के लिए हमें कहा गया, वारंट दिखाओ। तो FIR दर्ज होगा, वारंट जारी होगा, और वारंट जब जारी हो जाएगा तो पुलिस जाके आपको गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो गिरफ्तार होने की ये प्रक्रिया होती है, या नहीं कि सीधा मुंह उठा के पहुँचे गिरफ्तार कर लिए। लेकिन हाँ ऐसा भी है कि मुंह उठा के पहुँच कर भी गिरफ्तार किया जा सकता है जब संगीन जुर्म होगा। अब आप किसी को मार दिए
ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई, तो आप कहोगे पहले FIR दिखाओ, पहले वारंट दिखाओ, तो मारेगा और ऊपर से कहेगा इतना बड़ा भी जुर्म किए हो और कह रहे हो FIR दिखाओ, वारंट दिखाओ, तो तुरंत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना FIR और बिना वारंट के। लेकिन कोई किसी के घर में कूद गए, चोरी हो गई है, पहले FIR लिखाना पड़ेगा, वारंट जारी होगा, तब जा कर के कहीं किसी को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, समझ गए ना। तो गिरफ्तार करने का भी एक रीति होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का कर्तव्य ये होता है कि वो आपको 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश करे। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में, नज़दीकी न्यायालय का मतलब जहाँ भी नज़दीकी न्यायालय पड़ता हो उस जगह से नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाए, समझे। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को यह करना होता है, गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी न्यायालय में पेश करना पड़ता है। यह नहीं कि अपने पास रख लो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन और अपनी दुश्मनी, मान लो पुलिस वाले से दुश्मनी हो गई, अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। गिरफ्तार करने के बाद मात्र 24 घंटे तक आप अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद उसे नज़दीकी न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आने जाने का समय, आने जाने मतलब हम कह सकते हैं यातायात और छुट्टी, ये दोनों चीज़ छोड़ करके, मान लो आज गिरफ्तार किया गया, कल संडे रहा, न्यायालय बंद है, अब आपको नहीं पेश किया जाएगा, या आने जाने में बहुत भीड़ लग गई है, 5 घंटा लग गया न्यायालय तक पहुंचने में, उसे भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो समझ गए कि नहीं। अपराध के बाद जब गिरफ्तार किया जाता है तो पहले क्या लिखा जाता है, FIR, वारंट जारी होगा, उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह नहीं कि गिरफ्तार करके रख लो, गिरफ्तार 24 घंटे की, कैसे लिख दिया, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाए। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाए। मान लो ना पेश किया जाए तो इसके पीछे भी रीजन है। अगर नहीं पेश किया जाता है तो आर्टिकल 32 जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। उसमें से एक रिट होता है हिबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रिट होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके उसे अपने थाने में या चौकी में जहाँ मन किया है उसे रख लिया है और न्यायालय में नहीं पेश कर रहा है, तो उस पुलिस थाने के खिलाफ आप निकलवा सकते हैं हिबियस कॉर्पस। आप तो नहीं निकलवा पाएंगे, आपके परिजन निकलवाएंगे। जैसे मान लो आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो हिबियस कॉर्पस कौन निकलवाएगा, आपके परिजन, मतलब आपके घर वाले हिबियस कॉर्पस एक रिट निकलवाएंगे और ये रिट डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निकलवा सकते हैं। और अगर हिबियस कॉर्पस का रिट जारी किया गया न्यायालय के द्वारा तो जिस भी पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार किया था उस पुलिस वाले को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ता है तो वो तो क्या, पूरा थाना ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतना पावरफुल होता है हिबियस कॉर्पस का रिट, समझ गए कि नहीं। अगर कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार करके फालतू में रख लेता है, न्यायालय में पेश नहीं करता है, अपनी आपसी दुश्मनी को साधता है, तो आपके परिजन क्या करेंगे, न्यायालय में जाएंगे और वहाँ से निकलवाएंगे कौन सा रिट, किसी भी वकील को पकड़ लो और वहाँ से निकलवा लो हिबियस कॉर्पस का रिट। और हिबियस कॉर्पस का रिट जब निकलता है, कोर्ट का आदेश तो जानते हो खतरनाक होता है। कोर्ट का आदेश दिया गया, भाई कोर्ट ने आदेश दिया और उस पुलिस वाले ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, तो पुलिस वाले को तो सस्पेंड करेंगे ही, पूरा का पूरा थाना भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इतना पावरफुल होता है, समझ गया ना। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर कहाँ पेश करना पड़ता है, न्यायालय पेश करना पड़ता है। और आपको इतनी सुविधा दी जाती है कि आप अपने मनपसंद का वकील भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, मनपसंद का वकील। तो यहाँ पर ऐसे लिख दें ऊपर, वकील रखने की आज़ादी आपके पास है। मान लीजिए आप वकील नहीं रख पा रहे हैं तो सरकार भी आपको सरकारी वकील दे सकता है। भाई न्यायालय में आपको सरकारी वकील मिल सकते हैं। तो फिलहाल जो सरकारी वकील होते हैं वो मुकदमा हार ही जाते हैं, उनको करने की कोशिश भी मत करना। तो यहाँ पर आपको अपने मनपसंद का वकील रखने की अनुमति मिलेगी। दूसरी चीज़, मान लो आपको वकील नहीं रखना है, आपके पास पैसा नहीं, आप खुद ही पढ़े लिखे हैं इतने, आप अपनी वकालत खुद कर सकते हैं। अपनी वकालत क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अपनी वकालत स्वयं कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। बाकी आपके पास
भाई पावर आपको दिया गया है कि आप अपना वकील रख सकते हैं, अपने मनपसंद का वकील जिसको भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये हो गया अपराध के बाद की गिरफ्तारी। अपराध भी दो तरीके का होता है बताए, जैसे आप एक अपराध कर दिए तो एक नॉर्मल तरीके का अपराध हो सकता है और एक अपराध संगीन अपराध होगा, खतरनाक वाला, मार दिए किसी को, तो वहाँ पर ये सब मामला नहीं चलेगा, FIR वारंट, सीधा गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे मामले चलेंगे कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, लेकिन यातायात और छुट्टी का समय छोड़ करके इसे नहीं जोड़ा जाएगा। और आपको अपने मनपसंद का वकील रखना पड़ेगा, और जब यहाँ पर जज साहब फैसला सुना देंगे तब आप जाते हैं वास्तव में जेल में, समझ गए कि नहीं। बाकी जज साहब जो हैं कहेंगे ठीक है चलो मामले की छानबीन किया जाएगा, अभी फिलहाल कोर्ट को एडजर्न किया जाता है, एडजर्न हो जाता है मामला वहाँ पर। तो ये है अपराध के बाद। और दूसरी गिरफ्तारी कौन सी होती है? अपराध के पहले की गिरफ्तारी। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अब अपराध करेंगे, जैसे कभी कभी देखे होंगे ये पॉलिटिक्स वाले में ज़्यादा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में मान लीजिए कोई बैठक होने वाली है और आप वहाँ पर लोगों को भड़काना चाहते हैं, बम विस्फोट करना चाहते हैं, और ये जानकारी कानों कान पुलिस को पता चल गई कि यहाँ पर बवाल होने वाला है और बवाल करने वाला व्यक्ति यही है कि यही बवाल करेगा, ये बात सत्य हो गई है, मतलब फिक्स हो गई है कि बवाल यही करेगा। तो इससे पहले कि बवाल हो, बवाल होने से पहले ही उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ऐसी गिरफ्तारी में आपको ध्यान से सुनिए, जब अपराध से पहले गिरफ्तारी होगी ना तो आपसे ना कोई दलील ली जाएगी, दलील मतलब आपसे पूछा ताछा नहीं जाएगा, ना आपको कोई वकील दिया जाएगा, ना आप कोई दलील दे सकते हैं, ना कोई वकील रख सकते हैं। बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील, कोई अपील भी नहीं की जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। और सीधा आपको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार। कोई FIR नहीं लिखा जाएगा, कोई वारंट जारी नहीं होगा, सीधा गिरफ्तार। ये कोई मामला नहीं कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश किया जाए, सीधा गिरफ्तार। क्या कर लिया जाएगा? सीधा गिरफ्तार, कुछ नहीं पूछेंगे, वो चल पकड़ के ले जाएंगे, एक जगह बैठा देंगे। तो ये है अपराध से पहले की गिरफ्तारी। अब इस अपराध से पहले वाली गिरफ्तारी को कहीं से लिया गया है। रोलेट एक्ट बना हुआ था पुराने समय में, जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तो उन्होंने एक कानून बनाया हुआ था, रोलेट एक्ट। उस कानून को काला कानून कहा गया था। उसमें भी यही बात बोली गई थी कि बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून, मतलब किसी को भी गिरफ्तार करना होता था ना तो उसको बिना कुछ कहे सुने पकड़ लेते, लेकर उठा ले जाते थे। ये है काला कानून, उस समय था। और उस समय कौन सा नाम दिया गया था? रोलेट एक्ट। कौन सा? रोलेट एक्ट। और वही रोलेट एक्ट का एक फेज यहाँ पर आया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये तो गड़बड़ कानून है। गड़बड़ कानून नहीं है, कानून इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए कोई जानबूझकर कहीं पर दंगा करना चाहता है, कोई भाई मान लीजिए G20 की बैठक होने वाली है और कोई वहाँ पर बम फोड़ने वाला, और ये बात धीरे धीरे पता चल रही है लोगों को, पुलिस वाले क्या करेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे कि तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। और किसके तहत? अपराध के पहले, कि आप अपराध करने वाले थे उससे पहले हम आपको क्या कर लिए? गिरफ्तार। अब ये वाली गिरफ्तारी बड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक कैसे होती है? यहाँ पर जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपके ऊपर FIR नहीं लिखा जाएगा, सीधा क्या किया जाएगा? सीधा गिरफ्तार। कोई वारंट जारी नहीं होगा, कोई भी वारंट जारी नहीं होगा, सीधा गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद ये नहीं कि आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के पास भेजना, न्यायालय में उपस्थित करना पड़ेगा, कुछ नहीं। गिरफ्तार करने के बाद आपको 3 महीनों तक, कितने महीनों तक? 3 माह तक आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको कहीं भी किसी से आने जाने नहीं दिया जाएगा। अब ये गिरफ्तारी जेल में भी हो सकती है, वैसे जेल में नहीं होती है, किसी एक जगह पर उन्हें रख दिया जाता है। इसे कहते हैं नज़रबंद कर देना। क्या कर देना? नज़रबंद। मतलब आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, आप टेलीफोन का यूज़ नहीं कर सकते, आप मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते, प्रेस या मीडिया की सारी जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो क्या कर दी जाएंगी? समाप्त कर दी जाएंगी एकदम 3 महीने तक। और आप न्यायाधीश के पास भी नहीं जा सकते कि 24 घंटे के अंदर हमको न्यायालय में पेश करो, कोई ही इस करपस और कुछ काम नहीं करेगा। बहुत खतरनाक है ये। एक बार गिरफ्तार हुए तो जब तक मन रहेगा तब तक रखेंगे। लग 3 महीना तो रखते ही है, ऐसा नहीं कि केवल 3 महीना रख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आपको सालों तक रख सकते हैं, 1 साल तक गिरफ्तार करके रखेंगे। और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमको न्यायालय में क्यों नहीं पेश किया गया, 24 घंटे के अंदर पेश करना चाहिए। अरे भाई इधर से गिरफ्तार किए होते तब आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता ना। गिरफ्तार तो इस तरफ से किया गया है अपराध होने के पहले,
गिरफ्तारी कौन सी बढ़िया है, इधर वाली कि इधर वाली? कोई भी गिरफ्तारी अच्छी नहीं होती है। गिरफ्तारी कोई भी अच्छी नहीं होती है, समझे? कोई भी गिरफ्तारी अच्छी नहीं। भाई गिरफ्तारी कौन सी अच्छी होती है? अगर आपको कोई गिरफ्तार करे तो आपको अच्छा लगेगा? भाई अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी गिरफ्तारी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर आप मुजरिम हैं तो आपके लिए चॉइस ये वाली होनी चाहिए कि ये ज़्यादा बढ़िया है कि यहाँ पर पहले तो एकदम बेहतरीन ढंग से FIR लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ वारंट जारी होगा कि अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करके ऐसा नहीं कि आपको रख लेंगे अपने पास, मारेंगे पीटेंगे बहुत ज़्यादा। 24 घंटे तक हैं, 24 घंटे में जो मारना पीटना हो मार पीट लो, उसके बाद न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। तो न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, उसके बाद पुलिस वालों को नहीं छूने दिया जाता है। तो 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय में पेश करना पड़ता है, और यहाँ पर वकील भी रखने की भाई आपको छूट दी गई होती। इधर देखो, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई। कह रहा कि आप अपराध किए भी नहीं अभी, यहाँ पर अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जा रहा था और छोड़ भी दिया जा रहा है, और इधर कहा जा रहा है कि अभी अपराध किए नहीं, करने की सोच रहे थे, और तभी आपको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आप कोई भी अपील नहीं कर सकते, कहीं पर भी किसी से कोई अपील नहीं कर सकते, अपनी दलील नहीं दे सकते। दलील का मतलब आप बोलेंगे नहीं कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया जाए, सीधा गिरफ्तार कर लेंगे, कुछ नहीं बोल सकते, कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी। दलील का मतलब होता है कि आप कुछ बोलो और हम आपकी बात सुने, यह है दलील। तो आपकी दलील नहीं सुनी जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई गिरफ्तार करने जाता है तो आप बताते नहीं, मैं वहाँ पर नहीं इन्वॉल्व था, ये था वो था, दुनिया भर का बताते हैं ना। वहाँ कुछ रह के साइड हो, सीधा पकड़ के उठा के लेके चले जाएंगे। तो आप कोई भी दलील नहीं दे सकते। यहाँ पर वकील भी तो रखने की जिम्मेदार, वकील रखने की छूट थी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको वकील नहीं रखने दिया जाएगा, और अपनी वकालत खुद भी नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते। समझ गए कि नहीं? और इस कानून को पुराने समय में कौन सा कानून कहा जाता था? रोलेट एक्ट 1919 में बना हुआ था। कब बना था? 1919 में। रोलेट एक्ट या काला कानून कहा जाता था। कौन सा कानून? काला कानून। इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अपराध के पहले अगर आपको गिरफ्तार करना है तो नो FIR, नो वारंट, सीधा गिरफ्तार। 3 माह लिखे, गिरफ्तार तो लिखे नहीं, सीधा गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद आपको कम से कम कितना? 3 माह तक जेल में रखा जाएगा, या कहीं पर नजरबंद किया जा सकता है। 3 माह गिरफ्तार, ऐसे 3 माह, ठीक है। और इसे और भी बढ़ाया जा सकता है 1 साल तक। समझ गए कि नहीं? 1 साल तक एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लिया जाएगा, और वो कहेगी कि अभी ये लोग दिक्कत देंगे, इनको अभी और नज़रबंद किए रहो, तो आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि जेल में ही रखा जाए, आपको किसी स्थान पर रख दिया जाए, आपके ही घर में बंद कर दिया जाएगा। किसी से मिल नहीं सकते हो, रेडियो यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, टेलीफोन यूज़ नहीं कर सकते, टीवी नहीं देख सकते, दुनिया से आपको कटाक्ष कर दिया जाए। बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, बस इतना है। मतलब आपकी सारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। आर्टिकल 19 तो पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाता है। व्यापार नहीं कर सकते, आ जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सारी की सारी आज़ादी क्या कर ली जाती है? छीन ली जाती है। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तार किया जाता है, तो यहाँ पर भी 2 बातें बताई गई हैं कि अपराध के बाद और अपराध के पहले। इसे कहते हैं दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध, इसे कौन सा निरोध कहते हैं? दंडात्मक निरोध। और इसे कहते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध, समझ गए ना? और ऐसा कानून बनाया गया है, इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। मान लीजिए आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और कहें कि आपको निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि निवारक निरोध कर दो बस छुट्टी मिल गई। इसमें भी बहुत सारा कानून बना हुआ है, जैसे PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, कोफे पोसा बना हुआ है, आसफा बना हुआ है, मीसा बना हुआ है, टाडा बना हुआ है, रसूगा बना हुआ है। सुने होंगे ना, उनके ऊपर किसी के ऊपर रसूगा कानून लग गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग गया। तो ये जो कानून होता है सब अपराध के पहले वाला कानून होता है, इसी को कहते हैं। इसमें बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाडा, पोटा, मीसा, रसूगा, कोफे पोसा, ये सारे के सारे कानून जो हैं वो निवारक निरोध कानून है। अभी फिलहाल हाल में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लगा हुआ आसफा लगा हुआ है। आसफा लग जाता है तो उस क्षेत्र में सैनिक कभी भी किसी भी समय आपके घर में घुस सकते हैं, आपके घर की तलाशी ले सकते हैं। बाकी कोई भी आपके घर की वैसे तलाशी नहीं ले सकता कि पुलिस वाले आए बस दिखाओ घर, वारंट दिखाना पड़ेगा, वारंट है आपके घर की तलाशी का। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर लग गया आसफा,
तो आर्मी वाले रात में 12 बजे मन करेगा उठ के आके कहेंगे तलाशी करनी सीधा। तो भाई निवारक निरोध का मतलब निवारक किया जा रहा है, अगर जुर्म होने वाला है तो जुर्म को रोका जा रहा है, मतलब हो ही ना पाए जुर्म, इसी को कहते हैं निवारक निरोध। तो आर्टिकल 22 समझ गए होंगे। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे, याद करना सबसे कठिन होता है ना। तो देखिए आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 में बोला गया है गिरफ्तारी से संरक्षण, इसको याद कैसे करेंगे। तो आर्टिकल 22 नहीं, देखो आपको दिख रहा है दो। गिरफ्तारी कितने तरीके से होती है, दो तरीके से होती है। गिरफ्तारी कितने तरीके से होती है, दो। बस ऐसे याद कर लेना। आर्टिकल 22 मतलब दो, और गिरफ्तारी भी कितने तरीके से होती है, दो तरीके से होती है। तो बस उसी से आपको याद कर लेना और कुछ नहीं सोचना कि आर्टिकल 22 और 22 में आपको क्या दिखता है, दो, और गिरफ्तारी भी कितने तरीके से होती है, दो तरीके से होती है। समझ गए कि नहीं। आर्टिकल 22 कंप्लीट पढ़ा दिए, अब इसको आप लोग नोट कीजिए। तो देखिए भाई आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो पहला मूल अधिकार था उसका नाम था समता या समानता का मूल अधिकार, समता या समानता का मूल अधिकार। इसके बाद दूसरा मूल अधिकार शुरू हुआ आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19, 20, 21 का, उसके बाद 22, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हर जगह स्वतंत्रता दी गई थी। जैसे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 में बोला गया है कि दोष सिद्ध जब तक नहीं हो जाता है तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सभी लोग स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 21 में बोला गया है कि आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, आपको इस बात की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में बोला है कि सब लोग शिक्षा ले सकते हैं। तो हर जगह यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की है ना, इसलिए ये दूसरा वाला मूल अधिकार हो जाएगा। इसका नाम है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो आपको 2 मूल अधिकार पढ़ा दिया गया। मैंने कहा था कि शुरू में 7 था, बाद में 6 हो गया। तो 6 में से कितना पढ़ा दिए, 2। पहला समता या समानता का मूल अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो 2 मूल अधिकार पढ़ा दिया गया है कम्प्लीटली। अब पढ़ाते हैं आपको तीसरा वाला मूल अधिकार, क्योंकि भाई आर्टिकल 22 तक कंप्लीट हो गया है, आर्टिकल 23 शुरू होना है ना। आर्टिकल 23 अब आपको बताते हैं। देखिए आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता, मतलब आदमी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। इसे कहते हैं मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगारी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बंधुआ मजदूर। तो आर्टिकल 23 में बोला गया है मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूर। आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार। अब दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है समझिए। दुर्व्यापार का मतलब देखो, व्यापार करो ठीक है, लेकिन दुर्व्यापार मत करो। दुर्व्यापार का मतलब खराब व्यापार। तो मानव का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी आदमी को बेच या खरीद नहीं सकते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि जो बड़े लोग होते थे किसी एक को खरीद लेते थे और उसे अपने यहाँ का नौकर बनाते थे, जो मन करता था उसके साथ करते थे। तो पुराने समय में आदमी को बेचा और खरीदा जाता था, लेकिन क्या वर्तमान समय में भी आदमी को बेच या खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं, इसे तस्करी में आ जाएगा, फिर बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो मानव का क्या व्यापार कर सकते हैं? मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मतलब मानव को बेच या खरीद नहीं सकते। मानव को बेच या खरीद नहीं सकते, समझे कि नहीं? हाँ, आपका मन है किसी को गोद लेने का तो गोद ले सकते हैं, लेकिन यह नहीं कि उसको पैसा दे करके खरीद लो, कोड़े बरसाओ उसके ऊपर, गोबर कढ़वाओ, दुनिया भर का काम कराओ, ऐसे नहीं करवा सकते। तो बालक क्या बोल रहे हो?
अरे खरीदोगे कैसे? देख रहे हो आर्टिकल 23 में साफ साफ लिखा गया है कि आदमी को बेच और खरीद नहीं सकते, तो कैसे खरीद सकते? नहीं खरीद सकते ना। सर होता तो देखो कह रहा होता तो पाल जी को खरीद लेते। तो लाल वाला ही मार्क करें। चल जरा एक ले जाओ। सुनिए भाई, दुर्व्यापार का, मानव का दुर्व्यापार मतलब इसका क्या होगा? मानव को बेच या खरीद नहीं सकते, मतलब किसी भी आदमी को बेच या खरीद नहीं सकते। दूसरी चीज बलात्सरम। बलात्सरम का मतलब क्या होता है? बलात्सरम का मतलब होता है कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। बलात्सरम का मतलब क्या होगा? किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, आपके यहाँ काम कर रहा है, तो काम कर रहा है, ठीक है, उसको पैसे की ज़रूरत है, आपके यहाँ काम कर रहा है, लेकिन यह नहीं कि कहो कि नहीं तुमको हमारे यहाँ काम करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती किसी से काम नहीं कर, भाई उसका मन था काम करेगा, मन है नहीं करेगा, कहीं और करेगा। तो किसी से बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, और श्रम का मतलब होता है काम। किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, फोर्स करके उससे काम नहीं कराया जा सकता है। उसके बाद है बेगारी। तो बेगारी का मतलब क्या है समझ लीजिए। बेगारी का मतलब है काम कराओ पैसा ना दो। बेगारी का मतलब क्या है? काम कराओ पैसा ना दो, काम कराओ और पैसा ना दो। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ काम किया लेकिन उसको पैसा ही नहीं दिया गया, तो देखो तुरंत क्या तुम्हारे यहाँ बेगारी करने आए थे क्या? तो बेगारी का मतलब है कि जो भी काम किया है उसको अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो इसे बेगारी कहा जाएगा। या कोई काम करे और उस काम का पैसा ही न ले, वो बेगारी है। तो वर्तमान समय में काम, भाई आपके यहाँ कोई मिस्त्री लगता होगा तो घर बनाने के लिए, तो घर बनाता होगा, उसका पैसा लेता होगा कि नहीं? लेकिन अगर पैसा नहीं लेता इसका मतलब वो बेगारी कर रहा है। क्या कर रहा है? बेगारी कर रहा है। जैसे आपको जाना है प्रतापगढ़ तक, आप टेम्पू पर बैठे हो, निकल लिए और वहाँ पर कहेंगे पैसे नहीं, तो कहेगा क्या बेगारी करने आ रहा है? बेगारी का मतलब होता है काम करा लो और पैसा ना दो। समझ गए कि नहीं? तो इसमें इन सारी चीज़ों को रोका गया है कि किसी आदमी को बेच या खरीद नहीं सकते। बलात्सरम का मतलब किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। और बेगारी का मतलब है काम करा लो और पैसा ना दो, ऐसा भी नहीं, काम कराने के बाद पैसा देना ही पड़ेगा। उसके बाद बंधुआ मजदूर क्या होता है? बंधुआ मजदूर, अब बंधुआ मजदूर का मतलब समझिए। पुराने समय में ये भी परंपरा बहुत ज़्यादा फेमस थी। जैसे किसी एक व्यक्ति को ना 5 साल के लिए खरीद लिया जाता था कि 5 साल तक तुम हमारे यहाँ एग्रीमेंट करा लिया जाता है, 5 साल तक तुम हमारे यहाँ लिपना पुतना करोगे, जो भी होगा, गोबर काढ़ोगे, बर्तन धुलोगे, खाना बनाओगे, सब कुछ करोगे। तो 5 साल तक उसको क्या कर लिया जाता था? बंधुआ बना लिया जाता था। तो बंधुआ का मतलब होता है कि एक ही जगह काम करे और कहीं वो काम नहीं कर सकता, इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, मेरा मन करेगा कहीं और पढ़ाने का, तो मैं कहीं और पढ़ा सकता हूँ। भाई किसी की ज़बरदस्ती थोड़ी ना पढ़ा है, अपना मन है तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। तो किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता, ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। इन सारी चीज़ों को रोका गया है। आर्टिकल 23 में क्या किया गया है? कहा गया है कि मानव को बेच या खरीद नहीं सकते। दुर्व्यापार मतलब, मानव का दुर्व्यापार मतलब आदमी को बेच या खरीद नहीं सकते, ठीक है। और बलात्सरम मतलब किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। आगे देखिए बलात्सरम। बलात्सरम का मतलब है कि जबरदस्ती काम कराना। तो किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। अगर काम कराना है तो अपने मन से करेगा, यह नहीं कि जबरदस्ती आपके डराने या धमकाने से काम करेगा। और बेगारी का मतलब समझ रहे हैं? काम करा लो पैसा ना दो, पूरा लिख रहे हैं, काम करा के पैसा ना देना, काम करा के पैसा ना देना, ये बेगारी कहलाता है। तो बेगारी किसी से नहीं करा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मना किया गया है।
समझ गए कि नहीं? बेगारी का मतलब काम करा लो पैसा ना दो, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। और बंधुआ का मजदूर का मतलब समझ ही गए कि उसको ये नहीं कि 5 साल के लिए उसका एग्रीमेंट करा लिए कि 5 साल तक जो भी हमारे यहाँ काम होगा सिर्फ तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा, और सिर्फ यहीं करोगे और कहीं कर भी नहीं सकते। इसे कहते हैं बंधुआ मजदूर बनाना। तो आर्टिकल 23 में इन सभी चीज़ों के शोषण को होने से रोका जा रहा है। शोषण होने का मतलब समझ रहे हो? मतलब उनके अधिकारों को छीनना। तो यहाँ पर शोषण होने से रोका जा रहा है कि नहीं, कि किसी आदमी को बेच खरीद नहीं सकते, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, काम करा लिए तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देंगे, पैसा देना पड़ेगा, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। ये है आर्टिकल 23 में। किस में है? आर्टिकल 23 में। समझ गए कि नहीं? तो आपको बताते हैं आर्टिकल नंबर 24, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए सब लोग? अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आर्टिकल 23 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भले ही कहा गया कि बेगारी नहीं करा सकते, लेकिन अगर देश में मान लीजिए राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति आ जाए या युद्ध का समय हो, ठीक है, युद्ध का समय है और हमारे देश में सैनिक कम पड़ रहे हैं, युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं, हम लोग हार रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको कहेगी कि चलो तुम भी लड़ो, आपको भी देगी बंदूक और आप भी जाएंगे लड़ेंगे। तो आप जब लड़ेंगे ना तो उसके लिए आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। जैसे सैनिक लड़ते हैं तो उनको पैसा दिया जाता है ना, आपको लेकिन पैसा नहीं दिया जाएगा। कह सकते हैं कि राष्ट्र हित के समय, किसके समय में? राष्ट्र हित। जब राष्ट्र का हित करना हो, देश में कोई आपात जैसी स्थिति आ गई हो, युद्ध हो गया है, तो आपसे सरकार काम कराएगी और काम कराने के बाद आपको पैसा नहीं देगी, और इसी चीज़ को तो हम लोग बेगारी कहते हैं। लेकिन बेगारी ऐसा नहीं कि जब मन करे तब करा लेगी। बेगारी तभी करा सकती है जब राष्ट्र हित की बात होगी। राष्ट्र हित के समय आपसे ज़बरदस्ती काम कराया जा सकता है, हर चीज़ें कराई जा सकती है। आपको ज़बरदस्ती कहा जाएगा चलो लड़ो, कैसे नहीं लड़ोगे? ज़बरदस्ती आपको लेकर जाएंगे। तो राष्ट्र हित के समय में आपसे ज़बरदस्ती काम कराया जा सकता है, इस बात को विशेष ध्यान रखे रहना, ठीक है। अब पढ़ाते हैं आपको आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध, नियोजन पर प्रतिबंध। अब इसका मतलब क्या समझिए? प्रतिबंध का मतलब होता है रोक लगाना। अगर कोई बालक 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसका नियोजन नहीं किया जा सकता। नियोजन का मतलब नौकरी में लगाना है, उसे किसी जगह काम पर नहीं लगाया जा सकता। हम कह सकते इसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध मतलब किसी बालक को कहीं किसी जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। अब जोखिम भरा काम का मतलब है, जोखिम भरा काम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कहीं ब्रिज बन रहा है, अब उसमें बच्चे से कहा कि चलो गिट्टी लेकर जाओ तुम। अब ब्रिज बन रहा है, मान लो इधर उधर डगमगाया गया नदी में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ब्रिज बन रहा है या कहीं पर माइनिंग हो रही, मतलब खदान जो ज़मीन के नीचे खोदा जाता है, अब वहाँ पर कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि गैसें बन जाती है, और गैस बन जाती है तो आदमी के ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है तुरंत। तो किसी खदान में नहीं लगाया जा सकता है, किसी फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता, होटल में नहीं लगाया जा सकता, इन जगहों पर नहीं लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 24 कहता है कि बालकों को नियोजन पर नहीं लगाया जा सकता। हाँ, आप चोरी चुपके लगा सकते हैं भाई, चोरी चुपके तो बहुत से लोग लगाते रहते। आप किसी भी होटल में जाइए, देखो बच्चे से काम कराते रहते हैं, लेकिन चोरी चुपके खुले आम नहीं करा सकते हैं इस चीज़ को, समझ गए ना। अब जैसे कोई जाता भी है तो उसका काम है खाने पीने का, तो जाएगा खाएगा पिएगा अपना चलेगा, उससे क्या मतलब है कौन खाना दिया कौन नहीं दिया, है कि नहीं भाई। जिसका काम चेक करना है वो आके चेक करेगा, या कोई बहुत ही सज्जन टाइप का आदमी होगा जिसको अपने देश के प्रति बड़ी ज़्यादा चिंता है, वो आकर के बताएगा। तो आर्टिकल 24 में बोला गया है, देखो 24 को 14 से रिलेट करके याद करना है। 14 वर्ष से कम बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बालकों को जोखिम भरे कामों में ना लगाया जाए। क्या बोल सकते हैं? बालकों को जोखिम भरे कामों में, जोखिम मतलब समझते हैं खतरनाक, जोखिम भरे कामों में ना लगाया जाए।
कामों में ना लगाया जाए। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 24 यही कहता है कि बालकों को किसी भी जोखिम भरे कामों में ना लगाया जाए। या ऐसे याद करना, देखो याद करना यही से ये वाला पॉइंट कि 14 वर्ष से कम बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध। और नियोजन का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी जगह पर नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता है कि आप होटल में लगा दिए, कहीं पर फैक्ट्री में लगा दिए, खदान में लगा दिए, मिल में लगा दिए, ऐसे जगहों पर नहीं लगाया जा सकता। या कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, चाहे बाल नियोजन बोले चाहे 14 वर्ष से कम बालक बोले, बात तो वही है कि नहीं? तो 24 को याद करने का जो तरीका वो है, ये कहता है कि 24 को रिलेट कीजिए 14 से। किससे? 14 से। 24 में बोला गया है 14 वर्ष से कम बालकों को नियोजन में प्रतिबंध, मतलब इन्हें जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 24 को याद कीजिएगा, 14 वर्ष से कम बालकों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। और 23 को भी कैसे याद करेंगे? 23 को याद कर लीजिएगा, 2 या 3 लोगों का व्यापार नहीं कर सकते। 2 या 3 क्या, किसी का व्यापार नहीं कर सकते। याद करने का तरीका ये होगा कि 2-3 लोगों का व्यापार नहीं कर सकते। आप 2-3 लोगों को बेचना चाहते हैं, मान लीजिए गुस्सा है किसको बेच देंगे, तो 2-3 लोगों को बेच नहीं सकते हैं। बेचने उचने वाली बात किस में की गई? आर्टिकल 23 में, कि किसी भी व्यक्ति को बेचा या खरीदा नहीं जाएगा, जबरदस्ती काम नहीं करा जाएगा, बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जाएगा, बेगारी नहीं कराई जाएगी, आर्टिकल 23 में। अब यहाँ पर आपको समझना है एक बात, आर्टिकल 23 भी मैंने आपको पढ़ाया, आर्टिकल 24 भी पढ़ाया। अब आर्टिकल 23 कह रहा था कि किसी भी आदमी को बेचा खरीदा ना जाए, ये बोला गया। किसी के साथ जोर जबरदस्ती न किया जाए, किसी को बंधुआ मजदूर न बनाया जाए। यहाँ पर शोषण होने से बचाया जा रहा था कि नहीं? आर्टिकल 24 में किसका शोषण होने से बचाया जा रहा है? आर्टिकल 24 में बालकों के शोषण को होने से बचाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ से जो आपका अगला मूल अधिकार बनता है, उस मूल अधिकार का नाम है शोषण के विरुद्ध। देखो शोषण के विरुद्ध है कि नहीं? शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। तो आपको 3 मूल अधिकार पढ़ा दिया गया कंप्लीट। पहला था समता या समानता, दूसरा था स्वतंत्रता। समता या समानता था 14 से लेकर के 18 तक, स्वतंत्रता था 19 से लेकर के 22 तक, और ये शोषण के विरुद्ध ये कहाँ से कहाँ तक है? 23-24। समझ गए कि नहीं? तो 3 मूल अधिकार आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है। और आपको ये पता भी होना चाहिए, लाइन से इसको भी याद किए रहना कि कौन कौन सा मूल अधिकार पढ़ा दिया गया। समता या समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद शोषण के विरुद्ध। ऐसे याद करते रहेंगे और जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 6 का 6 मूल अधिकार पूरी तरह याद हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब आगे पढ़ाया जाएगा अगला मूल अधिकार नेक्स्ट डे। ठीक है।